एडवांस मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 5। इसमें हम पढ़ेंगे आज डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। मतलब नेशनल इनकम को कैसे निर्धारित किया जाए, कैसे देश की इनकम को निकाला जाए। केन्स सिंपल टू सेक्टर मॉडल यहाँ पर दिए गए केन्स के, मतलब निर्धारित कैसे करेंगे नेशनल इनकम को। तो केन्स की जो थ्योरी है, केन्स की थ्योरी पिछले जो हमने एक वीडियो बनाई उसमें हमने लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को समझा है। एम्प्लॉयमेंट को कैसे डिटर्मिनेशन करे इस चीज़ को हमने समझा है। अब हम बात करेंगे केन्जियन थ्योरी। जो केन्जियन थ्योरी है उसमें एक चीज़ की बात करते हैं, शॉर्ट रन ओनली। केन्स जो फोकस देता था वो फोकस किसके ऊपर था? शॉर्ट रन के ऊपर फोकस था, क्योंकि वो सडन कुछ भी जो आउटकम देखने को मिलते हैं वो केन्स के शॉर्ट रन के ऊपर निर्धारित किए गए थे। क्योंकि डिप्रेशन के टाइम पे हमें उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी बनी थी कि शॉर्ट टाइम में सिचुएशन को संभालना था, तो इसलिए इसकी जो थ्योरी है फोकस किसके ऊपर करती है? शॉर्ट रन के ऊपर फोकस करती है। इसमें कुछ जो चीज़ें हैं, जब इसकी थ्योरी को एनालाइज करेंगे हम इनकम एक्सपेंडिचर अप्रोच को, तो कुछ चीज़ों को इसने कांस्टेंट मान लिया गया है। क्या क्या कांस्टेंट माना है? इसने माना है स्टॉक ऑफ कैपिटल। कैपिटल की जो मात्रा है, स्टॉक है, जितना इकट्ठा किया हुआ वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट, जितना है उतना ही होना चाहिए। प्रोडक्शन की जो टेक्निक है उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। लेबर की जो एफिशिएंसी है उसको भी कांस्टेंट माना है। साइज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की साइज को भी कांस्टेंट माना है। और जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म है उनको भी इसने कांस्टेंट माना है। अब बात है इनकम को डिटरमाइन करने के लिए इन्होंने क्या बताया। केन्स ने कहा है कि जो प्राइस लेवल है इकोनॉमी में वो अनचेंज रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जब हम इनकम डिटर्मिनेशन करेंगे तो जो भी गुड्स, जो भी प्राइस है वो बदलेगा नहीं, वो चेंज नहीं होगा। केन्स की जो इनकम एक्सपेंडिचर एनालाइज है, इस एनालाइज के अंदर एक्सप्लेन किया गया है कि नेशनल इनकम को कैसे डिटरमाइन किया जाएगा। उसमें बताई गई है कि जो इनकम है वो हमारा आउटपुट है, कितना गुड सर्विस प्रोड्यूस हुई है, और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या है? गुड और सर्विस के ऊपर कितना खर्चा हुआ है। केन्स की जो थ्योरी है इनकम डिटर्मिनेशन की, उसमें क्या माना गया? दो सेक्टर लिए गए हैं इकोनॉमिक के अंदर, एक तो हाउस होल्ड और एक बिजनेस फर्म। और अगर नेशनल इनकम को डिटरमाइन करना हो तो इसको और भी एक्सटेंड किया गया है गवर्नमेंट और फॉरेन ट्रेड को शामिल करके। नेशनल इनकम को डिटरमाइन करने के लिए टू सेक्टर इकोनॉमी में इसने फिक्स्ड प्राइस लेवल को लिया है। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर विद ए फिक्स्ड प्राइस लेवल, इसका मतलब ये है कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में दो, जो हम टू सेक्टर मॉडल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हाउस होल्ड और बिजनेस सेक्टर का जो प्राइस लेवल है वो फिक्स्ड रहेगा, उसके प्राइस में कोई बदलाव नहीं आएगा। और अब समझते हैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इसका अर्थ होता है टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब कितना खर्चा किया जा रहा है। अब खर्चा किस किस रूप में किया जा सकता है? खर्चा किया जा सकता है कि आप कुछ चीज़ें खरीद रहे हो तो कंजप्शन है आपका, तो आप चीज़ों कुछ खरीद रहे हो आपकी कंजप्शन के लिए। अगर आप कुछ चीज़ों पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो एक प्रकार का वो भी आपका खर्चा है। तो इससे क्या है कि आप चाहे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, चाहे आप कंजप्शन अलग प्रोडक्ट गुड्स को खरीद रहे हो, तो इससे क्या है? एग्रीगेट डिमांड, मतलब पूरी डिमांड किस तरीके का इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके को एग्रीगेट एक्सपेंडिचर किसके ऊपर बेस है? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर से एग्रीगेट डिमांड होता है। एग्रीगेट डिमांड से किस किस का जोड़ है? आपके कंजप्शन का और आपके इन्वेस्टमेंट का। तो हम इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, ए एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, ए डी एग्रीगेट डिमांड, सी कंजप्शन और आई इन्वेस्टमेंट डिमांड। अब बात कर रहे हैं कंजप्शन डिमांड की। तो कंजप्शन डिमांड क्या है? C इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। तो यहाँ पर C इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई का मतलब, A का मतलब क्या है? C का मतलब तो आप समझ गए कंजप्शन डिमांड। A का मतलब क्या है? ऑटोनोमस कंजप्शन, मतलब ये मिनिमम लेवल है स्पेंडिंग का, कि आप कितना कम से कम स्पेंड करना।
आप कुछ कमा भी नहीं रहे तो अभी कुछ ना कुछ तो कंज्यूम कर रहे हो, जैसे कि फूड या आपके क्लॉथ, आप ये रेंट, ये सभी क्या है, ये ऑटोनोमस कंजप्शन के अंतर्गत आती है। आप ये कंजप्शन कैसे कर रहे हो, ये कंजप्शन आप कर रहे हो उधार लेकर, या आपने कुछ पहले से कुछ सेविंग कर रखी हो। तो इस प्रकार का ऑटोनोमस कंजप्शन वैन जब आप कुछ भी कमा नहीं रहे हो, कोई भी आपकी कहीं से भी आपकी सैलरी आ नहीं रही है, फिर भी आप कंज्यूम कर रहे हो, और उससे कंजप्शन को ऑटोनोमस कंजप्शन कहते हैं। एक होता है एमपीसी, अब आप कमा रहे हो, आप स्पेंडिंग कर रहे हो, तो अगर आपकी इनकम और भी बढ़ती रहेगी तो आपकी स्पेंडिंग भी, आपकी इनकम बढ़ने से आपकी स्पेंडिंग भी क्या होगी, और भी बढ़ती रहेगी। तो इस तरीके को हम मार्जिनल इफ़िशियंसी ऑफ कैपिटल कहते हैं। तो मार्जिनल इफ़िशियंसी ऑफ कैपिटल का वैसे मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप जैसे कि कोई मशीन, कोई कैपिटल एसेट खरीद कर ले आए, आप कोई कैपिटल एसेट खरीद कर लाए, अब आप सोच रहे हो कि उस कैपिटल एसेट से आपको कितना प्रॉफिट होगा। वो जो एक्सेप्टिंग जो प्रॉफिट है कि आप एक्सेप्ट कर आशा लगा रहे हो, अज्यूम कर रहे हो कि क्या आने वाले टाइम में आपको प्रॉफिट होगा उससे। तो इस तरीके की जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है आपके कैपिटल गुड की, तो वही है मार्जिनल इफ़िशियंसी ऑफ कैपिटल, जिससे आप होप, आशा रखते हो कि क्या मिलेगा। उसके लिए आप क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट करते हो। तो इसी मार्जिनल इफ़िशियंसी ऑफ कैपिटल में इन्वेस्टमेंट शामिल है। यहाँ पर देख सकते हैं हम, यहाँ पर क्या है, ओ एक्सिस पे हमारा नेशनल इनकम और ओ वाई पे हमारा क्या है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और यहाँ पर देख सकते हैं कि कंजप्शन डिमांड ए प्लस बी वाई। अब बात ये है कि ये ओ मतलब जीरो ओरिजिन से नहीं हो रही, इससे ऊपर से हो रही है। बिकॉज जब आप कंजप्शन नहीं कर रहे हो, मतलब आप कुछ कमा नहीं रहे हो, तो भी आप कंजप्शन कर रहे हो, तो इसलिए ये हमेशा ओरिजिन से नहीं, ओरिजिन से ऊपर ये स्टार्ट होती है कंजप्शन। और आपकी ये क्या है, ये जो जेड दिख रहा है, इसे हम इनकम लाइन भी कहते हैं, जो आपके नेशनल इनकम और कंजप्शन एक्सपेंडिचर को दो इक्वल भागों में बांट देती है। जैसे जैसे आपकी जो ये लाइन, जेड वाली लाइन है, ये जैसे बढ़ती जाएगी, ऊपर जाती जाएगी, तो इससे क्या होगा, आपकी जो कंजप्शन है वो भी बढ़ती जाएगी। सीधी सी बात, आपकी इनकम बढ़ती जाएगी तो आप कंजप्शन भी ज़्यादा करते जाओगे। इस तरीके की जो फंक्शन हम देखने को मिलता है उसे कंजप्शन फंक्शन कहते हैं। मीन्स आपकी कंजप्शन इनकम के ऊपर रिलेटेड है। अब बात करते हैं, अब हमने बात की थी कंजप्शन डिमांड की, उस कंजप्शन में एक चीज़ आ रही है इन्वेस्टमेंट डिमांड। तो इन्वेस्टमेंट डिमांड के बारे में हम पढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट डिमांड क्या है, देखो, इनकम एक्सपेंडिचर एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट इज ट्रीटेड एज द ऑटोनोमस ऑफ इनकम, दैट इज इन्वेस्टमेंट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम। इसमें कह रखा है कि इनकम के लेवल में चेंज होने से ज़रूरी नहीं कि आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा या घटेगा, कोई इसका पैमाना नहीं है। अगर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, आपकी इनकम बढ़ रही है, आप बहुत ज़्यादा कमा रहे हो, लेकिन आप ज़रूरी नहीं इन्वेस्टमेंट करो, बिकॉज हो सकता है कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कम हो, उससे प्रॉफिट कम मिलता हो, इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट कम मिलता हो, और जबकि आप, हो सकता है कि आप सेविंग करके उसमें ज़्यादा बचा रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ रहा है तो हो सकता है इंटरेस्ट कम होगा। तो ज़रूरी नहीं कि ये लेवल ऑफ इनकम इस चीज़ के ऊपर हमेशा ही स्ट्रिक्ट होगा, ये ऐसा ट्रीट कर सकते हैं कि इसके ऊपर चेंज नहीं हो सकता। देख, पहला तो देख सकते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर है ओ एक्स पे इनकम, और यहाँ पर है इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर है आपकी इन्वेस्टमेंट का करो है, यहाँ पर इनकम है आपकी, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हो कि आपकी इनकम के प्रोपोर्शनल एक सीधी कांस्टेंट लेवल से चल रही है, कोई चेंज नहीं देखने को मिलता है, इन इलास्टिक स्थिति हमें देखने को मिल रही है। मैंने आप ऊपर कहा है कि इनकम से प्रभावित नहीं हो रही हमारी इन्वेस्टमेंट,
परंतु इसका इनडायरेक्टली रोल इसमें देखने को भी मिलता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट के लेवल में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। जैसे कि ये 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल का एग्रीगेट एक्सपेंडिचर करो हम दे सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास नेशनल इनकम दी हुई है और यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड दिया हुआ है। यहाँ हम समझ सके हैं ये इनकम लाइन है और ये कंजप्शन लाइन दी हुई है। कंजप्शन जैसे हम दे सकते हैं कि ऑटोनोमस और जो मार्जिन एफिशिएंसी के साथ यहाँ पर हमारी एग्रीगेट, इसे हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड यहाँ पर थी और जब जैसे ही हमारी इन्वेस्टमेंट हमने की है तो हमारी एग्रीगेट डिमांड AD से इसे AD1 तक आ चुकी है, यहाँ तक आ चुकी है। अब एग्रीगेट ये क्या है, ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट डिमांड हमारी बढ़ चुकी है। तो क्या कहेंगे हम, यहाँ से इस तरीके की जो इनकम लाइन के साथ देख सकते हैं हमारा क्या रोल देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं ऊपर करो में ये फिगर जो हमारा 5.3 है, इसमें देख सकते हैं कि जो अमाउंट है ऑफ इन्वेस्टमेंट डिमांड का, वो क्या है, लेवल ऑफ इनकम पर समतरता है, मतलब इस पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं देखने को मिला। एडिड टू अपवर्ड स्लोपिंग कंजप्शन फंक्शन ऊपर देखने को मिल रहा है। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर करो देखने को मिल रहा है हमें C+1, और जो डिस्टेंस है बिटवीन C करो का और C+ करो का, जो C करो के बीच में, मतलब जैसे कि इसका और इसका जो डिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो किसके कारण देखने को मिल रहा है, लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट के कारण देखने को मिल रहा है, जो क्या है कांस्टेंट लेवल से बढ़ रहा है। और क्या कर रहा है, डज नॉट चेंज विद द चेंज इन इनकम, और इसमें इनकम के साथ चेंज में नहीं देखने को मिल रहा। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ नोट करने के लिए लायक है कि यहाँ पर जो चेंज हो रहा है वो हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के कारण चेंज देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि ये इन्वेस्टमेंट इसलिए हो रही हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो चुका है, या मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट करने से प्रॉफिट बढ़ चुका है, तो इन कारण से भी ये देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर हम समझे इन्वेस्टमेंट डिमांड में इनकम के कारण चेंज नहीं देखने को मिल रहा, रेट ऑफ इंटरेस्ट या मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के कारण चेंज देखने को मिल रहा है। ये केन्स की थ्योरी में एग्रीगेट आउटपुट मीन्स टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी 1 ईयर। एक साल में टोटल कितनी गुड्स सर्विस प्रोड्यूस होती हैं उसी को एग्रीगेट आउटपुट से डिनोट किया गया है। यहाँ पर इन द शॉर्ट रन व्हाट इज द आउटपुट डिपेंड ऑन, शॉर्ट रन में आउटपुट किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो किसके ऊपर करेगी, जो लेवल होता है नेशनल इनकम के उसके ऊपर और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, किसके अंदर, किसमें, फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर। तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर व्हेन एग्रीगेट आउटपुट के बराबर होगा, तो ये जो बेस्ड है केन्जियन थ्योरी के ऊपर बेस है। इसमें अज्यूम किया गया है शॉर्ट रन, जिसमें प्राइस और वेजेस दोनों को क्या माना गया है, कांस्टेंट माना गया है। नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम बराबर नेशनल प्रोडक्ट, मतलब एक देश में कितनी फाइनल गुड्स और सर्विस एक साल में जितनी भी वैल्यू में प्रोड्यूस होती है उसे नेशनल इनकम कह दिया जाता है। 2 मेन कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट आउटपुट, 2 मुख्य कंपोनेंट एग्रीगेट आउटपुट के, एक है कंज्यूमर गुड्स का, मतलब जैसे कि वो ब्रेड्स, क्लॉथ, मोबाइल फ़ोन, बाइक्स, एक्स्ट्रा, इन चीज़ों पर क्या करते हैं, इन चीज़ों को वो कंज्यूम करते हैं, भोगते हैं। और कैपिटल गुड्स वे जैसे कि मशीन, टूल्स, इनका यूज़ होता है इन कंज्यूमर गुड्स को बनाने में। ठीक है, अब बात करते हैं केन्स प्रोडक्शन फंक्शन की। शॉर्ट रन में केन्स बिलीव दैट, केन्स विश्वास करता था कि इन शॉर्ट रन में जो आउटपुट है वो डिपेंड करती है लेवल के ऊपर जो चेंज होगा, कैपिटल स्टॉक के ऊपर जो फिक्स रहेगा, टेक्नोलॉजी से जो फिक्स्ड रहेगा। ये तीनों चीज़ क्या करते हैं, आउटपुट को प्रभावित करते हैं। सो द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, मतलब यहाँ पर देख सकते हैं ये जो निशान, ये निशान, ये बार के निशान है, ये मतलब यहाँ पर एन जो है वो नंबर ऑफ लेबर, और के मतलब कांस्टेंट, मतलब कैपिटल कांस्टेंट रहेगा
और जो हमारे पास जो ये टी है मतलब टेक्नोलॉजी वो भी कांस्टेंट रहेगा। मतलब ये सिर्फ जो नंबर ऑफ लेबर हैं वे वेरिएबल रहेगा, लेकिन फैक्ट सिर्फ इसके ऊपर ही आउटपुट डिपेंड नहीं कर रहा, इनके ऊपर भी आउटपुट डिपेंड कर रहा है। तो सिंपल एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि एक फैक्ट्री है उसमें 10 मशीन हैं फिक्स्ड हैं और ओल्ड टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, ये भी फिक्स्ड है। बट यू कैन इंक्रीज, आप इंक्रीज कर सकते हो वर्कर की संख्या को 5 से 10। तो जैसे ही इंक्रीज करोगे आप लेबर को तो आपका आउटपुट इंक्रीज होगा, परंतु जो मशीन और टेक्नोलॉजी फिक्स्ड है तो इसलिए एक पॉइंट के बाद क्या होगा, आउटपुट है वो इंक्रीज होना बंद हो जाएगा। सो इसलिए वो डिमेंसिक रिटर्न की तरफ चला जाएगा, वो गिरता चला जाएगा आउटपुट का लेवल, उसका प्रॉफिट होना भी कम होता चला जाएगा। तो की टेक अवे मतलब क्या हमें ध्यान रखने होगा, शॉर्ट रन में जो लेबर है वो क्या बताई गई है, वेरिएबल, मतलब लेबर की हम संख्या बढ़ा घटा सकते हैं। जो कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी क्या है, फिक्स्ड बता रखी है। पॉपुलेशन क्या है, उसे भी कांस्टेंट माना गया है। तो अब बात करेंगे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम इन केन्स टू सेक्टर मॉडल। केन्स के 2 सेक्टर मॉडल के अंदर नेशनल इनकम के इक्विलिब्रियम पर कैसे पहुंचा जाता है। तो देयर आर 2 कंपोनेंट है, एक जो 2 सेक्टर मॉडल के अंदर केन्स के, एक तो है हाउस होल्ड्स मतलब जो स्पेंड करेगा, कंजप्शन करेंगे, और एक है फर्म जो क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे अपने पैसों को, और ये क्या करेंगे, जो इसके लिए गुड्स बनाएंगे और जो सर्विस देगा हाउस होल्ड इनको सर्विस देगा। तो इस तरह के हाउस होल्ड और फर्म के बीच के इसको 2 सेक्टर मॉडल के थ्रू दिखाया गया है। इसमें जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मतलब टोटल खर्चा है, मतलब कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट जितना भी होता है, और नेशनल इनकम देश को कितना आउटपुट मिलता है तो वो चीज़ का इक्विलिब्रियम ही क्या करता है, नेशनल इनकम को 2 सेक्टर मॉडल में इक्विलिब्रियम तक पहुंचाता है। तो इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई क्या हो, बराबर हो। एग्रीगेट कहें तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर नेशनल इनकम या आउटपुट के बराबर हो। तो इस पॉइंट पर जो गुड्स हैं वो प्रोड्यूस की जाती हैं और फुली परचेज और पूरी तरीके से खरीद ली जाती है। यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा स्टॉक नहीं बचता, ना ही शॉर्टेज होती है। जैसे कि ये कर्व दिखाया हुआ है, इसमें देख सकते हैं ओ एक्सिस पे हम नेशनल इनकम को ले रहे हैं और ओ वाई पे हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को ले रहे हैं। जो हमारे पास ये 45 डिग्री लाइन जिसे हम इनकम लाइन भी कहते हैं, OZ, ये दोनों को नेशनल इनकम और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को दोनों को इक्वल डिस्टेंस, इक्वल भाग में सेपरेट कर रही है। और हम देखते हैं कंजप्शन हमारे यहाँ पर है, ये लाइन। इस कंजप्शन का मतलब है कि आपका जो आपने इनिशियल, आपने जब कुछ कमाना स्टार्ट नहीं किया था तब भी आप एक्सपेंडिचर कर रहे थे, और आपने जब मार्जिनल, बी का मतलब यहाँ पर है मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, मतलब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो करने का लेवल। तो दोनों का लेवल यहाँ पर जब शुरुआत में कंजप्शन ये कर्व बनता है, और बाद में अगर जब इन्वेस्टमेंट के लेवल को बढ़ा दिया जाता है तो हमारे ऊपर की तरफ चला जाता है हमारा एग्रीगेट डिमांड। ये जो कंजप्शन कर्व हमें देखने को मिल रहा है इसे हम एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर करो, ये सब नाम से पुकारते हैं। इसलिए यहाँ पर दिखाया भी गया है जो एग्रीगेट ई पॉइंट पर कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बराबर हमारा वाई, मतलब वाई क्या यहाँ पर आउटपुट, मतलब आपका एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर दिखाया हुआ है। तो इस लेवल पर क्या होता है, इस लेवल पर इक्विलिब्रियम होता है 2 सेक्टर मॉडल का। और यहाँ पर देख सकते हैं कि एक टाइम के बाद क्या करते हैं, सेविंग भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से कर्व को समझ सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं 45 डिग्री का जो लाइन है OZ, ये हमें दिखा रहे हैं कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और इनकम को दिखा रहे हैं हमारे, और जो कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट की जो लाइन है टोटल डिमांड को दिखा रही है इकोनॉमी में, और जो पॉइंट जहाँ पर कंजप्शन इन्वेस्टमेंट लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं 45 डिग्री लाइन पर इक्विलिब्रियम पॉइंट ई पर, तो वो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल को दिखा रहे हैं।
और एट दिस पॉइंट इनकम इज़ ओ वाई, जो ओ वाई पर जहाँ पे इक्विलिब्रियम लेवल दिखाया गया है नेशनल इनकम का। इफ़ डिमांड इज़ मोर देन सप्लाई, अगर डिमांड आपकी ज़्यादा है सप्लाई से, मतलब आपकी डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, तो इसका मतलब क्या होगा, सीधी सी बात है, तब क्या होगा, फर्म है वो उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन ज़्यादा करेगी। अगर फर्म ज़्यादा भेज रही है तो उनके पास इन्वेंटरी, अपने स्टॉक उनके पास बच जाएगा। अगर ज़्यादा सेल कर रही है, सेलिंग लो स्टॉक दे विल इंक्रीज इन प्रोडक्शन, और बाद में उनको प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा। एज प्रोडक्शन राइज, जैसे प्रोडक्शन राइज होगा इनकम इंक्रीज हो जाएगी। ये जो कंटिन्यूस है जब तक रहेगा जब तक आपका एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट आउटपुट के बराबर नहीं हो जाता, रिस्टोर नहीं हो जाता। अब बात कर रहे हैं एग्रीगेट, अगर डिमांड आपकी कम है तो क्या होगा, सीधी सी बात है, अगर मीन्स का मतलब है कि अगर प्रोड्यूसिंग ज़्यादा कर रहे हैं और लोग खरीद कम रहे हैं, तो ये जो बचा हुआ जो गुड है वो अब क्या होगा, वो इन्वेंटरी जो उनकी बढ़ने लग जाएगी, मतलब उनका माल जो बचा है उनके पास माल बचने लग जाएगा, और फर्म क्या करेगी, अपना प्रोडक्शन को कम कर देगी, क्योंकि उनका जो पहले से बचा हुआ माल है वो ही नहीं बिक रहा, तो बाकी माल कहाँ से बेचे, और इनकम धीरे धीरे उनकी गिरने लगेगी। इससे फिर जब तक गिरेगी जब तक एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर नहीं आता। तो फाइनल कंक्लूजन हम यही पहुंचते हैं कि नेशनल इनकम का जो लेवल है वो एग्रीगेट डिमांड बराबर एग्रीगेट आउटपुट के बराबर होगा, तभी होगा। इस पॉइंट पर कोई भी एक्स्ट्रा गुड बचनी नहीं चाहिए, ना ही शॉर्टेज की कमी रहनी चाहिए, फर्म भी हैप्पी हो और जो हाउस होल्ड जो चाहते हैं वो भी उनको जो मिल जाए, तो सब हैप्पी खुशी रहेंगे, तो बराबर बैलेंस रहेगा सब जगह। चलो एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। सपोज करो कि टोटल इनकम या आउटपुट आपका 100 करोड़ है और कंजप्शन 80 करोड़, इन्वेस्टमेंट 20 करोड़, तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कितना हो गया 100 करोड़ का, और आउटपुट कितना हो रहा है 100 करोड़ का, तो दोनों बराबर हुई, तो यहाँ पर इकोनॉमी क्या होगी, इक्विलिब्रियम पर होगी। परंतु अगर इन्वेस्टमेंट बिकम 30 करोड़ हो जाए तो यहाँ पर डिमांड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी सप्लाई से, तो फिर फर्म क्या करेगी, प्रोडक्शन ज़्यादा करेगी और इन आउटपुट में आउटपुट भी बढ़ेगा और इक्विलिब्रियम फिर से रिस्टोर हो जाएगा, जहाँ पर आउटपुट एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मतलब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाएंगे अंत में। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले केन्ज की थ्योरी के बारे में समझा, फिर हमने केन्ज ने जो एग्रीगेट डिमांड दी थी उसके बारे में समझा, फिर एग्रीगेट सप्लाई के बारे में समझा, अंत में हमने इक्विलिब्रियम लेवल के बारे में समझा 2 सेक्टर मॉडल में। तो यही था।